राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदेद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। हमारी गाड़ी दिल्ली शहर के बाहर शुमाल मगरिब की तरफ निकल आई। आज़ादी मिलने के 13 साल बाद तक भी अभी इस इलाके में नई कॉलोनियां नहीं बनी थीं। शहर के करीब करीब का इलाका ज़रूर फैल रहा था। हमारी दोनों जानिब कभी खेत आ जाते, कभी बैरान खुश्क मैदान आ जाते। आखिर पुराने किले का वो खंडर आ गया जिसके बाहर राष्ट्रीय सेवक संघ का हिंदी में लिखा हुआ बोर्ड लगा था। गाड़ी किले के अहाते में जाकर एक जानिब रुक गई। अहाते में कोई आदमी नहीं था। किले के बहुत बड़े बरामदे में से होते हुए कांग्रेसी मुसलमान एक कमरे के बाहर रुक गया। कमरे का दरवाज़ा बोसीदा था और उस पर चिक पड़ी हुई थी। कांग्रेसी मुसलमान ने चपरासी से कहा, साहब से कहो रहीम बख्श आया है। वो चिक उठाकर अंदर चला गया। अंदर से किसी मर्द की भारी आवाज़ आई, महाशय रहीम बख्श आ जाओ, अंदर आ जाओ। कमरे में एक चौड़ी मेज के पीछे कुर्सी पर एक भारी बदन वाला सांवले रंग का आदमी बैठा था जिसने जाफरानी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। दिल्ली में मौसम बहार शुरू हो चुका था। दीवार के साथ लोहे की 2 अलमारियां खड़ी थीं। वो उठकर रहीम बख्श से मिला। रहीम बख्श ने उसे हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अदब से खड़ा रहा। रहीम बख्श ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, लक्ष्मी दयाल, तुम्हारी फौज के लिए एक और मुसलमानों का दुश्मन लाया हूँ। लो इसे संभालो। कल मैंने इसके बारे में तुमसे बात की थी। ये मुरली प्रसाद है। लक्ष्मी दयाल इस ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं भरपूर जवान था और कमांडो ट्रेनिंग ने मेरे जिस्म को ताकतवर और सडोल बना दिया था। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। रहीम बख्श ने उससे कहा, मैंने तो अपनी पूरी तसल्ली की है, अब तुम अपनी तसल्ली कर पी लो। उसके माता पिता फसादात में लाहौर की गवाल मंडी की आग में जल गए थे। ये पाकिस्तान के मुसलमानों से अपने माता पिता के खून का बदला लेना चाहता है। इसको बताओ कि बदला किस तरह लेना है। लक्ष्मी दयाल कहने लगा, महाशय रहीम बख्श जी, तुम इसे लाए हो। तुमने अगर अपनी तसल्ली कर ली है तो समझो कि मेरी भी तसल्ली हो गई। मुझसे मुखातिब होकर उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जी मुरली प्रसाद। कौत क्या है? मेरी जगह कोई दूसरा होता तो इस सवाल पर थोड़ा जरूर घबरा जाता, लेकिन मैंने हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ा था। मैंने फौरन जवाब दिया, जी कांत ब्राह्मण। ब्राह्मण हो? जी हाँ जी। दिल्ली में कहाँ रहते हो? उसके जवाब में कांग्रेसी मुसलमान ने कहा, हमारे एक बड़े एतमाद वाले कांग्रेसी मुसलमान दोस्त हैं। ये उनके पास रहता था। कुछ दिनों से ये किसी होटल में रह रहा है। लक्ष्मी दयाल डायरेक्टर ने कांग्रेसी मुसलमान से कहा, रहीम भाई, हमें ऐसे ही जहरीले और पाकिस्तान के दुश्मन जवानों की ज़रूरत है। तुम इसे हमारे पास छोड़ जाओ। इसके बारे में हमें किसी किस्म की चेकिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं। मैं बेहद खुश हुआ। कांग्रेसी मुसलमान ने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, मियाँ, मैं तुम्हें लक्ष्मी दयाल जी के हवाले कर रहा हूँ। अब इन पर साबित कर दो कि तुम पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हो। मैंने सीने पर हाथ रखकर कहा, भगवान की दिया से ऐसा ही करके दिखाऊंगा। मगर दिल में कहा कि इन लोगों को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेंगे। कांग्रेसी मुसलमान मुझे इस ट्रेनिंग सेंटर में छोड़कर चला गया। लक्ष्मी दयाल ने मुझे एक इंस्ट्रक्टर के हवाले कर दिया जिसने मेरे बाजुओं के पट्ठों को टटोल कर कहा, तुम बॉडी बिल्डर लगते हो। मैंने हिंदुओं वाली मकाराना आजिज़ी से कहा, जी मुझे कसरत करने का बड़ा शौक है। ठीक है, हमें ऐसे नौजवान ही चाहिए, मगर तुम्हारे दिमाग में चालाकी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर चालाकी नहीं होगी तो मैं उसमें डाल दूंगा। चलो। वो मुझे किले की एक बैरक में ले गया जहाँ पहले से 4 जवान फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे।
انہوں نے نکریں اور ٹی شرٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ میرے ہندو انسٹرکٹر کا نام کالی داس تھا۔ وہ کالے رنگ کا تھا، آنکھیں پیلی تھیں، شکل ہی سے عیار اور مکار لگتا تھا۔ اس نے ان 4 جوانوں سے میرا تعارف کرایا۔ ان کی عمریں 30 اور 40 کے درمیان تھیں۔ میری طرح ان کے جسم سے ڈول نہیں تھے۔ یہ چاروں ہندو تھے اور راشٹریہ سیوک سنگھ کے آدمی تھے۔ انہیں پاکستان میں جا کر تقریب کاری کی تربیت دی جا رہی تھی۔ دوسرے دن سے میری بھی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ یہ کمانڈو ٹائپ کی ٹریننگ ہوگی، دوڑیں لگوائی جائیں گی، دشمن پر پیچھے سے ایک دم حملہ کرنے اور چاقو چلانے کی تربیت دی جائے گی، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ صرف جسمانی ورزش دن میں 1 گھنٹہ ضرور کرائی جاتی تھی۔ زیادہ زور بم لگانے اور بم لگانے کے بعد وہاں سے کس طرف فرار ہونا ہے اس پر دیا جاتا تھا۔ میرے لیے یہ معمولی بات تھی۔ 1 گھنٹہ خود اسلحہ چلانے اور نشانہ بازی سکھائی جاتی۔ میں پہلے ہی ان تمام چیزوں میں ماہر تھا۔ 3 دن میں ہی انسٹرکٹر کالی داس کو معلوم ہو گیا کہ میں بڑا ہونہار تخریب کار ہوں۔ میرا نشانہ ٹارگٹ پر بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ میں نہ صرف طے شدہ وقت میں پٹاخہ بم نقلی پل اور نقلی عمارت کے اندر لگا آتا، بلکہ اس طریقے سے بم لگا کر وہاں سے فرار ہوتا کہ خود کالی داس کو بھی 1 منٹ تک پتہ نہ چلتا کہ میں کس طرف چلا گیا ہوں۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ٹریننگ کے 15 دن بعد ہی لکشمی دیال سے میری سفارش کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ مجھے تخریب کاروں کی ٹیم کا ہیڈ بنا دیا جائے۔ ان لوگوں کو کیا خبر تھی کہ میں ایک اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈو ہوں۔ میں نے دست بدست فائٹ میں بھی وہ کمال دکھایا کہ کالی داس حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، مرلی پرساد، اگر مجھے تم ایسے 10-12 جوان مل جائیں تو میں پاکستان میں تباہی مچا سکتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا، تباہی تو میں تیرے ہندوستان میں مچاؤں گا، پاکستان کا تم بال بھی بیکا نہ کر سکو گے۔ اوپر سے کہا، سر آپ کا دھنیواد۔ رات کو کھانے کے بعد کالی داس ہمیں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف آدھے گھنٹے کا ایک زہریلا لیکچر دیتا۔ مسلمانوں، اسلام اور پاکستان کے خلاف وہ ایسی زہریلی باتیں کرتا کہ میرا اس بات پر یقین مزید پختہ ہو گیا کہ پاکستان کا قیام مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری تھا۔ جب ہماری ٹریننگ کو 1 مہینہ گزر گیا تو ہمیں تخریب کاری کی مہم پر جانے کا حکم مل گیا۔ اس دوران میں نے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ پاکستان میں کوئی مسلمان تخریب کار نہیں ہے۔ وہاں صرف ایک ہندو تخریب کار ان کا جاسوس ہے جس نے ہمیں انڈیا پاکستان کے جموں کشمیر والے بارڈر پر ملنا تھا اور ہمیں بارڈر پار کروا کر ساتھ لے جانا تھا، اور آگے ہم 5 تخریب کاروں کو پاکستان کے مختلف شہروں میں بموں کے دھماکے کرنے کے لیے بھیجنا تھا۔ جس روز ہمیں ٹریننگ سنٹر سے اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا، اس دن ہمیں لکشمی دیال نے خود ایک لیکچر دیا اور کہا، تم لوگ یہاں سے جموں توی جاؤ گے، وہاں سے ہمارا خاص آدمی تمہیں ساتھ لے کر پاکستان کا بارڈر کراس کرائے گا۔ اسلحہ اور ٹائم بم تمہیں ہمارا آدمی پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کے بعد دے گا۔ اس کے پاس ٹائم بموں اور اسلحہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ تم لوگ پاکستان کے شہروں میں ریلوے پلوں کو بم لگا کر اڑاؤ گے، لاریوں، بسوں، ریلوے ٹرینوں اور سینما کی عمارتوں میں بموں کے دھماکے کرو گے۔ ہمارا جو آدمی تمہیں جموں میں ملے گا، ہم تمہیں اس کا اصلی نام نہیں بتائیں گے، اس کا فرضی نام جیک ہوگا۔ پھر لکشمی دیال نے میری طرف دیکھ کر کہا، تمہارے پارٹی لیڈر مرلی پرساد کو جیک کی تصویر دکھا دی جائے گی۔ جیک کو وائرلیس پر تمہارے آنے کی اطلاع کر دی گئی ہے۔ تم کل صبح منہ اندھیرے یہاں سے الگ الگ ہو کر ٹرین کے ذریعے جموں جاؤ گے۔ جموں توی کے ریلوے اسٹیشن پر تمہارا پارٹی لیڈر مرلی پرساد تمہیں ایک جگہ بٹھا کر خود پنجاب ہوٹل جائے گا، جہاں جیک سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد جیک تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اب تم جا کر اپنے مشن پر روانہ ہونے کی تیاریاں شروع کر دو۔ تم اپنے ساتھ کوئی فالتو جوڑا نہیں لے جاؤ گے، صرف پتلون اور جیکٹ پہن کر جاؤ گے۔ کلاس ڈسمس۔ چاروں تخریب کار ہندو اٹھ کر چلے گئے۔ لکشمی دیال اور انسٹرکٹر کالی داس مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ یہاں لکشمی دیال ڈائریکٹر نے مجھے جیک کے فرضی نام والے ہندو تخریب کار کی فوٹو دکھائی۔ اس کا اصلی نام تمہیں بھی نہیں بتایا جائے گا، اس کی شکل دماغ میں بٹھا لو، یہ جیک ہے۔ یہ تمہیں جموں شہر کے پنجاب ہوٹل کے کمرہ نمبر 9 میں ملے گا۔ اس سے ملنے کے بعد تم وہی کرو گے جس طرح وہ کہے گا۔ کیا تم سمجھ گئے ہو؟ میں نے کہا، یس سر۔ اوکے، کل صبح منہ اندھیرے کالی داس تمہیں لے کر اسٹیشن کی طرف روانہ ہوگا۔ اب تم بھی جا کر تیاری کرو۔ قلعے میں پرانے حجرے بنے ہوئے تھے، ان کو لکڑی کے تختے لگا کر چھوٹے کمروں میں بدل دیا گیا تھا۔
एक कमरा मुझे मिला हुआ था। मैं कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। इस दौरान मुझे सिर्फ एक बार शहर दिल्ली जाने का मौका मिला था और मैंने गुल खान से एक खुफिया मुलाकात की थी और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया था। उसने मुझसे एक ही बात पूछी थी, तुम इन लोगों के साथ क्या सलूक करने वाले हो? मैंने कहा, मैं अभी खुद भी नहीं जानता। इतना ज़रूर है कि इनमें से कोई एक तकरीबकार भी अपने मिशन में कामयाब ना हो सकेगा। कोई एक भी पाकिस्तान के किसी शहर में बम का धमाका ना कर सकेगा। क्या तुम उन्हें मार डालोगे? अगर ऐसा कर बैठे तो यहाँ लक्ष्मी दयाल को तुम पर ज़रूर शक पड़ जाएगा कि तुम पाकिस्तान के आदमी हो। इस तरह हो सकता है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले, क्योंकि तुम्हें मैं लेकर कांग्रेसी रहीम बख्श के पास गया था। रहीम बख्श को तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, ये सोच लेना। मैंने कहा, खान भाई तुम इसकी फिक्र ना करो। मैं कोई ऐसा मंसूबा बनाऊंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। गुल खान बोला, मुझे तुम पर एतमाद है। बहरहाल अगर कोई ऐसी वैसी बात हो भी गई तो मैं अपना बचाव करना जानता हूँ। यहाँ दिल्ली में मेरे कांग्रेसी लीडरों से खास ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात मैंने इसीलिए बनाए हुए हैं कि अगर कभी कोई बात हो जाए तो मुझ पर कोई शक न कर सके। तुम जो करोगे ठीक करोगे। मैं तुम्हारी सलामती और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो रहूंगा। मैंने गुल खान से कहा, इस मिशन पर मुझे तुम्हारे धमाका खेज चिंगम बमों की बजाय धमाका खेज महलोल की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस महलोल की थोड़ी सी मिकदार बनाकर दे दो। गुल खान उठकर अंदर गया। उस वक्त मैं उसके अपने मकान में बैठा था। अंदर से एक नीले रंग की शीशी लाकर उसने मुझे दिखाई और कहा, यह धमाका खेज महलोल मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था। मुझे मालूम था कि इस मिशन पर तुम्हें उसकी जरूरत होगी। उसने एक छोटी सी काले रंग की शीशी में धमाका खेज महलोल डालकर उसका पेचदार ढक्कन बंद किया और शीशी लिफाफे में लपेटकर मुझे देते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सिर्फ मैंने इसका टाइम बढ़ा दिया है। कितना टाइम बढ़ाया है? मैंने पूछा। गुल खान ने जवाब में कहा, पहले 5 मिनट का वक्फा होता था, अब उसे बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया है। इस महलोल का सिर्फ एक कतरा पानी, शराब या चाय में डालकर दुश्मन को पिला दोगे तो 10 मिनट के बाद उसकी आंखें सुर्ख होकर उबल पड़ेंगी और साथ ही उसका जिस्म धमाके से फट जाएगा। इसे संभाल कर रखना। मैंने शीशी लेकर जेब में रख ली थी और जिस वक्त तकरीबकारी के ट्रेनिंग सेंटर में लक्ष्मी दयाल डायरेक्टर हमें पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जहरीला लेक्चर दे रहा था, उस धमाका खेज महलोल की शीशी मेरी जेब में मौजूद थी। उस वक्त मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि इस मिशन से वापस आकर मैं पाकिस्तान दुश्मन लक्ष्मी दयाल और ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर कालीदास को ये धमाका खेज महलोल ज़रूर चखाऊंगा ताकि वो भी उसके ज़ायके से थोड़ा वाकिफ हो जाएं। सुबह सुबह कालीदास हमें ट्रेनिंग सेंटर के किले से निकालकर एक पुरानी जीप में बैठाकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हम पांचों तकरीबकार पुरानी पतलूनों और मामूली सी जैकेटों में मलबूस खामोशी से जीप में आमने सामने सर झुकाए बैठे थे। अभी दिन नहीं निकला था। दिल्ली की सड़कों पर बिजली की बत्तियां रोशन थीं। हमें जम्मू तवी एक्सप्रेस पकड़नी थी। ये ट्रेन उस ज़माने में दिल्ली से सुबह 6:15 बजे चलती थी। कालीदास ने हमें 3rd क्लास के 5 टिकट लेकर दिए और कहा, तुम लोग अलग अलग डब्बों में बैठोगे मगर एक दूसरे को अपनी निगाहों में रखोगे। सिर्फ जम्मू तवी के स्टेशन के बाहर तुम एक जगह इकट्ठे होगे जहां जैक आकर तुम में शामिल हो जाएगा। उसने मुझसे कहा, मुरली प्रसाद, जम्मू तक ये लोग तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। तुम इनके पार्टी लीडर होगे। जम्मू से आगे जैक तुम्हारा पार्टी लीडर होगा। मैंने कहा, ओके सर। कालीदास ने टिकट हमारे हवाले किए और टिकट हवाले करने के बाद कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मैंने दिल में कहा,
भगवान तो तुम्हारी रक्षा करेगा कि क्या किसी न की होगी, ऊपर से कहा। थैंक यू सर। कालिदास ने आहिस्ता से कहा, जय हिंद। हमने भी मुंह में ये अल्फाज दोहरा दिए। मैंने बड़ी मुश्किल से ये दोनों लफ्ज ज़बान से अदा किए। हम प्लेटफार्म पर आकर अलग अलग हो गए। अलग होने से पहले मैंने चारों हिंदू तकरीबकारों से कहा, जम्मू तवी के स्टेशन के बाहर मुलाकात होगी, लेकिन मैं रास्ते में उतरकर तुम लोगों का दूर से हालचाल मालूम कर दिया करूंगा। मैंने जब देखा कि चारों तकरीबकार ट्रेन के अलग अलग डब्बों में दाखिल हो गए हैं तो मैं भी एक डब्बे में घुस गया। ट्रेन ठीक वक्त पर जम्मू तवी के लिए रवाना हो गई। ये सफ़र काफ़ी लंबा था। ट्रेन दिल्ली से वाया सोनीपत करनाल होती हुई जालंधर जाती थी। जालंधर से ये होशियारपुर की तरफ लाइन बदल लेती थी। सारा दिन सफ़र जारी रहा। इस दौरान मैं रास्ते में सोनीपत, करनाल और अंबाला के स्टेशनों पर उतरकर अपने तकरीबकार आदमियों को दूर से देखता रहा। वो लोग बड़े इत्मीनान से बैठे थे। शाम के वक्त जालंधर आया, जहां से ट्रेन ने रेलवे ट्रैक बदला और आगे अमृतसर जाने की बजाय होशियारपुर की तरफ रवाना हो गई। होशियारपुर से आगे बड़ा स्टेशन जम्मू तवी का ही था। रात के 8 सवा 8 बज रहे थे कि ट्रेन ने हमें जम्मू तवी पहुंचा दिया। हम एक एक करके अलग अलग होकर स्टेशन से बाहर निकल आए। हमने एक दूसरे को अपनी निगाहों में रखा हुआ था। मैं उनके आगे आगे था। मैं एक जगह अंधेरे में खड़ा हो गया। प्रोग्राम के मुताबिक चारों हिंदू तकरीबकार मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें कहा, हमारा टारगेट पंजाब होटल है। हम अलग अलग उस होटल के कमरा नंबर 9 में जाएंगे। ओके, सबने दबी जबान से कहा, यस सर। और हम एक बार फिर अलग अलग हो गए। मैं इससे पहले जम्मू तवी आ चुका था। मेरे लिए ये शहर नया नहीं था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और उससे पंजाब होटल चलने को कहा। पंजाब होटल दरमियाने दर्जे का 2 मंजिला होटल था। मैंने कमरा नंबर 9 का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, दिल्ली से आपका एक मेहमान आया है। दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने दरमियाने का कटे हुए जिस्म वाला एक पक्की उम्र का आदमी खड़ा मुझे घूर रहा था। कौन हो तुम? मैंने कालिदास को बताया हुआ कोड वर्ड बताया तो वो आदमी दरवाजे से पीछे हट गया और बोला, अंदर आ जाओ, मेरा नाम जैक है। कमरा बेतरतीब चीजों से भरा हुआ था। उसने कुर्सी पर से चादर उठाते हुए कहा, बैठ जाओ, बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने कहा, वो अलग अलग करके आएंगे। जैक ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, मुझे मालूम है, मुझे समझाने की कोशिश न करो। तुम नए रंगरूट लगते हो। क्या तुम पार्टी लीडर हो? हाँ, मुरली प्रसाद तुम्हारा नाम है। जी हाँ। जैक कुर्सी पर बैठे हुए बोला, मुझे कालिदास ने तुम्हारा रिकॉर्ड भिजवा दिया था। तुम्हारे माता पिता गवाल मंडी की आग में जलकर स्वर्गवास हुए थे क्या? यस सर। ठीक है, तुम लाहौर जाओगे और गवाल मंडी के अंदर किसी बड़ी दुकान में इकट्ठे 2 टाइम बम लगाकर धमाका करोगे। तुम्हें इससे जरूर खुशी होगी, क्यों नहीं? मैं तो मुसलमानों से अपने माता पिता की मूर्तियों के बदला लेना चाहता हूँ। उससे अच्छी और कौन सी बात होगी कि जहाँ मेरे माता पिता को जलाया गया था वहीं मैं अपने दुश्मनों को पसंद करूं। जैक इस दौरान मेरी तरफ मुसलसल घूर कर देखता रहा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखें मेरे चेहरे के पीछे छुपे हुए किसी राज को तलाश करने की कोशिश कर रही हैं।
میں نے دل میں کہا تم کیا تمہارے والد صاحب بھی اس راز کو معلوم نہیں کر سکتے جو میرے چہرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک ایک کر کے ہمارے باقی تقریب کار ساتھی بھی آ گئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا ہندوؤں والا تھا، یعنی دال اور چھوٹی چھوٹی روٹیاں، بلکہ چپاتیاں اور موٹے چاول اور دہی۔ مجھے دل میں گلخان کے ساتھ کھائے ہوئے مرغ روسٹ یاد آ رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے آ گئی۔ میں نے پارٹی لیڈر کی حیثیت سے جیک سے پوچھا، سر یہاں سے ہمیں کس وقت نکلنا ہوگا؟ جیک نے مجھے ایک بار پھر گور کر دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ کسی وجہ سے میں اسے پسند نہیں آیا۔ کہنے لگا، تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بتا دوں گا۔ اور اب تم پارٹی لیڈر نہیں ہو، اب تمہارا لیڈر میں ہوں۔ آگے میرا حکم چلے گا، جیسے میں کہوں گا ویسے ہی تمہیں کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، یس سر، جیسی آپ کی آگیا۔ پارٹی لیڈر جیک، جو شکل صورت سے، باتوں سے اور اپنے زہریلے رویے سے بھی بڑا سخت متعصب ہندو لگتا تھا، ہم سب کو ایک ساتھ مخاطب کر کے کہنے لگا، تم لوگ آج رات اور کل کا دن آرام کرو گے۔ کل اندھیرا ہوتے ہی ہم یہاں سے چل پڑیں گے۔ کل کا سارا دن میری اجازت کے بغیر کوئی ہوٹل سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے، یہاں دشمن کے جاسوس ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ رات کو ہم ایک ہی کمرے میں زمین پر چادریں لے کر لیٹ گئے۔ میں نے سوچا کہ اس آدمی جیک سے، جس کا اصلی ہندوانہ نام مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا، اس کے ساتھ جتنی زیادہ دوستی ڈالی جا سکتی ہے ڈال کر اسے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو ہمارا ہندو جاسوس تقریب کار بیٹھا ہوا ہے اور جس کے ساتھ وہاں جا کر ہم نے رابطہ پیدا کرنا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور وہ پاکستان کے کس شہر میں کس خفیہ نام اور بیس میں رہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان بن کر ہی پاکستان میں رہ رہا ہوگا۔ یہ اطلاعات مجھے جیک سے ہی مل سکتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس انڈین تقریب کار کو بھی ان تقریب کاروں کے ساتھ ہی ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں ان چاروں کو ہلاک کر کے اس ہندو تقریب کار کی تلاش میں پاکستان میں داخل ہو گیا تو میں اسے وہاں زندہ تو بالکل نہیں چھوڑوں گا، مگر پھر میرے لیے واپس انڈیا کا بارڈر کراس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں کسی حکومت کا جاسوس تو تھا نہیں کہ حکومت بارڈر کراس کرانے میں میری مدد کرتی۔ میں تو یہ ساری کارروائیاں محض اپنے بل بوتے پر اور اپنے باپ کی وصیت پوری کرنے کے لیے، اور میرے دل میں اسلام، جہاد کشمیر اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کا جو جذبہ تھا، صرف اس کی وجہ سے کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ پاکستان میں مقیم ہندو تقریب کار کا کم از کم پتہ لگ جانا چاہیے، پھر میں کسی دوسرے طریقے سے اسے وہیں گرفتار کروانے یا ختم کرانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جیک کے ساتھ حد سے زیادہ خوش آمدانہ رویہ اختیار کر لیا۔ خود اس کو چائے بنا کر دی۔ وہ سگریٹ سلگانے لگا تو میں نے جلدی سے ماچس جلا کر اس کے سگریٹ کو سلگا دیا۔ خوش آمد بڑا خطرناک ہتھیار ہوتا ہے، یہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ میرے خوش آمدانہ رویے نے بڑی جلدی اثر دکھانا شروع کر دیا۔ جیک کی توجہ میری طرف ہونے لگی۔ وہ ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا یا ہمیں کچھ سمجھا رہا ہوتا تو میری طرف توجہ زیادہ دیتا۔ میں نے اس پر مزید اثر ڈالنے کے لیے مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ میں نے اسے بڑے کم عرصے میں یقین دلا دیا کہ میں ایک کٹر برہمن ہندو ہوں اور میرے دل میں پاکستان کے مسلمانوں سے اپنے فرضی ماتا پتا کے جل مرنے کا بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی ہے۔ رات کے پہلے پہر جب ہمارے دوسرے ساتھی سو گئے تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ جیک کونے والی چھوٹی میز پر ایک نقشہ رکھے اس کو جھک کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے سگریٹ جلایا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، نیند نہیں آ رہی مرلی پرساد؟ میں نے کہا، پاپا جی، جب تک میں پاکستان کے مسلمانوں سے اپنے سرگباشی ماتا پتا کے خون کا بدلہ نہیں لے لوں گا، مجھے نیند نہیں آ سکتی۔ جیک نے نقشہ طے کر کے پلاسٹک کے لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا، بہت جلد تمہیں اس کا موقع ملنے والا ہے۔ تمہیں اپنے پرانے محلے گوال منڈی میں کسی دکان میں ہی بم لگانے ہوں گے۔ تمہارا گھر گوال منڈی میں ہی تھا نا؟ ہاں، گوال منڈی کی آگ میں ہی وہ جل مرے تھے۔ جیک نے بھی سگریٹ سلگا لیا اور کرسی پر بیٹھے بیٹھے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ تم نے پہلے کبھی بم لگائے ہیں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ یہ کام میں نے پہلے تو کبھی نہیں کیا، مگر چنتا نہ کریں، یہ کام میں بڑی ہوشیاری سے کروں گا۔ بس تمہیں بموں والا بریف کیس گوال منڈی کی کسی دکان میں لے جا کر کسی ایسی جگہ رکھنا ہوگا جہاں آتے جاتے کسی کی نظر نہ پڑے۔ مجھے لاہور والے ہندو تقریب کار کے بارے میں بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔
मैंने जैक से पूछा, क्या लाहौर में हमें अपना लाहौर वाला जासूस गाइड करेगा? हाँ, वही करेगा। मैंने पूछा, वो हमें लाहौर में ही मिलेगा क्या? जैक ने हल्का सा कश लगाकर कहा, नहीं, वो हमें बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के एक गांव में मिलेगा। उसको इत्तला मिल चुकी है, जिस वक्त हम वहां पहुंचेंगे वो वहां मौजूद होगा। मैंने ये मालूम करने के लिए कि पाकिस्तान में इन लोगों ने और कौन कौन से हिंदू तकरीबकार कहां कहां तैनात कर रखे हैं, जैक से कहा। मैं तो कहूँगा पापा जी कि हमें पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे में अपने आदमी रखने चाहिए जो हर रोज़ बम का एक एक धमाका करें। जैक खामोश रहा। मैंने मौका मुनासिब जानकर वो सवाल कर दिया जो हकीकत में पूछना चाहता था। पापा जी, इस वक्त पाकिस्तान में हमारे भगवान की कृपा से कितने आदमी काम कर रहे हैं? जैक मेरे जाल में आ गया। कहने लगा, इस वक्त तो यही नंदलाल एक ही आदमी लाहौर में है, मगर हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के हर शहर में अपने अगरवादी जासूस रखने का है। मेरे खुशामदाना सलूक ने इस हिंदू तकरीबकार जैक की अकल पर पर्दा डाल दिया था। उसने मुझे पाकिस्तान में काम करने वाले तकरीबकार हिंदू का नाम भी बता दिया। मैंने ये ज़ाहिर करने के लिए कि मुझे इस मौजू से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, जल्दी से बात का मौजू ही बदल दिया और उससे कहा, पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी तो बहुत होगी, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे ना? जैक ने जवाब में हल्की सी जमाई लेकर कहा, नंदलाल, तुम लोगों को ऐसी जगह से बॉर्डर क्रॉस कराएगा जहां कोई खतरा नहीं होगा। वो पहले भी हमारे आदमी बॉर्डर पार ले जाता रहा है। फिर ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बड़े इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा। जैक कुर्सी से उठकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। कमरे में खामोशी छा गई। ये जम्मू शहर की खनक रात थी। मैं पहले भी इस शहर में आता जाता रहा था। सर्दियों का मौसम निकल रहा था। जम्मू की रात हल्की खनक थी, इतनी कमरे का पंखा नहीं चल रहा था। थोड़ी देर में हमारे हिंदू तकरीबकार गाइड जैक ने खराटों की आवाज आने लगी। मेरी पतलून की जेब में धमाका खेज महलोल की काली शीशी थी। मैं उन सब की एक एक करके गर्दनें तोड़कर उन्हें मौत की नींद सुला सकता था। मुझे इस हिंदू तकरीबकार नंदलाल को भी हलाक करना था, जिसको भारतीय खुफिया एजेंसी राह ने लाहौर में तकरीबकारी के लिए लगा रखा था, और नंदलाल ने हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडिया की सरजमीन पर वाक़े एक सरहदी गांव में मिलना था। उस वक्त तक इन लोगों का जिंदा रहना ज़रूरी था, क्योंकि उनके साथ ही मैं नंदलाल से मुलाकात कर सकता था। चुनांचे मैं दिल में मुख्तलिफ मंसूबे तैयार करने लगा कि इंडिया के सरहदी गांव में नंदलाल समेत इन सब को एक ही वक्त में किस तरह हलाक किया जा सकता है, और उसके बाद क्या मैं वापस इन लोगों के पास जा सकूंगा जिन्होंने मुझे हिंदू समझकर पाकिस्तान में तकरीबकारी के लिए भेजा था, जबकि मज़ीद तकरीबकारी के मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए मेरा उनके पास वापस जाना ज़रूरी था। यही कुछ सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। दूसरा दिन इस तरह गुजरा कि हम 5 तकरीबकार होटल के कमरे में बैठे रहे, और हमारा हिंदू लीडर जैक ये कहकर बाहर चला गया कि उसे कुछ ज़रूरी इंतज़ामात करने हैं। वो दोपहर के बाद आया। कहने लगा, सूरज गरूब होने के बाद हम यहाँ से चलेंगे। हालात बिल्कुल ठीक हैं। कल से सरहदों पर कोई झड़प भी नहीं हुई। जैक को अब मुझ पर बड़ा एतमाद हो गया था। तमाका खेज मवाद के बारे में मेरे बाज़ मशवरों ने उसे काफ़ी मुतासिर किया था। मैंने उसको सिगरेट पेश किया तो वो बोला, मुरली प्रसाद, तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। उसने बाकी तकरीबकारों को मुखातिब करते हुए कहा, सुन लो, अगर मैं पहाड़ों में इधर उधर हो गया तो मुरली प्रसाद तुम्हारा लीडर होगा। मैंने सर हिलाकर कहा, ठीक है सर। सूरज अभी पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था कि हमारी पार्टी पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई। हम दो एक एक करके होटल से निकले। जैक ने हमें जम्मू
शहर से बाहर एक जगह इकट्ठे होने के लिए कह दिया था। जैक ने मुझे अपने साथ ही रखा। हम बाजारों में पैदल चलते शहर के मज़ाफ़ात में से होते हुए मैदान में आ गए, जहाँ कहीं कहीं जवार के खेत थे। दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब रहा था। हम एक जोड़ के पास आकर रुक गए। थोड़ी देर में हमारे दूसरे साथी भी एक एक करके आ गए। यहाँ से हम इकट्ठे मिलकर चल पड़े। जैक को सारे रास्ते का इल्म था। वो असल में एक तजर्बाकार पुराना स्मगलर हिंदू था जो बॉर्डर पर स्मगलिंग किया करता था। राह की एजेंसी के कारिंदों ने उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके उसे भारी मुआवजे पर अपने साथ मिला लिया था। सूरज पहाड़ियों के पीछे गया तो मैदान और खेतों पर अंधेरा सा छा गया। हम खेतों के दरमियान एक कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। हम खामोश थे। जैक आगे आगे था, मैं उसके पीछे था और बाकी चारों तकरीबकार थोड़ा थोड़ा फासला डालकर हमारे पीछे चले आ रहे थे। हमारे पास कोई असला वगैरह नहीं था। हमारे लिबास देहाती टाइप के नहीं थे, बल्कि हमने मैली कुचैली पुरानी पतलूनें पहनी हुई थीं। ये लिबास हमें इसलिए पहनाया गया था कि हमें यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके सीधा लाहौर शहर में दाखिल होना था। जैक को मालूम था कि हमें किस किस इलाके से गुजरना है। हम नीम मैदानी इलाके से गुजर रहे थे। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड आ जाते थे। उसके बाद खुश्क झाड़ियों वाले बंजर मैदान शुरू हो जाते थे। पहाड़ियाँ भी ज़्यादातर खुश्क थीं और अभी दूर दूर थीं। हम उन्हीं की तरफ जा रहे थे। हम 2-2.5 घंटे चलते रहे। रात हो गई थी। चूँकि जैक सारी पहाड़ी रास्तों से वाकिफ़ था, इसलिए हमें चलने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही थी। वो लोग चलते चलते थक गए। मैं बिल्कुल नहीं थका था। मुझे होशंगाबाद वाले मर्द मोमन शाह कमाल ने 10-10, 12-12 मील पैदल दौड़ा दौड़ा कर घोड़ा बना दिया था। जैक भी थक गया था। ये लोग स्मगलर टाइप के लोग थे जिन्हें सिर्फ बमों को लारियों के अड्डों, कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग सेंटरों में बम लगाने और वहाँ से निकल आने की ही तरबियत दी गई थी। एक कुएं पर आकर हम बैठ गए। जैक ने कहा, यहाँ हम 15 मिनट रेस्ट करेंगे। उसने एक थैले में से भुने हुए चने निकाल कर हमें दिए। हमने कुएं में से पानी निकाल कर पिया, मुंह हाथ धोया। मैंने जैक से पूछा, सर हम ठीक टारगेट की तरफ जा रहे हैं ना? वो बोला, ये सारा रास्ता मेरा जाना पहचाना है, मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ। मैं मुतमिन हो गया। हमने एक एक सिगरेट पिया। जैक ने मगरब की जानिब पहाड़ियों के स्याह खाकों की तरफ इशारा किया। इन पहाड़ियों की दूसरी जानिब पाकिस्तान का बॉर्डर है। हम कल शाम के वक्त वहां पहुंचेंगे। हमारा आदमी नंदलाल वहीं हमें मिलेगा। सिगरेट खत्म करके हम फिर चल पड़े। आधी रात तक चलते रहे। अब हम पहाड़ियों के दरमियान आ गए थे। इन पहाड़ियों की ढलानों पर रात के अंधेरे में छोटे कद के दरख्तों के धब्बे नजर आ रहे थे। रात के 2 बजे तक हम इन पहाड़ियों में चलते रहे। उसके बाद एक दरिया आ गया। मैं उसे दरिया समझा, मगर जैक ने कहा कि ये दरिया नहीं है, पहाड़ी नाला है। दूर पहाड़ियों के दरमियान गहरी खाई में ये नाला शोर मचाता बह रहा था। हमने एक पुल पर से नाले को अबूर किया। नाले के दूसरे किनारे पर जाकर हम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। 10-15 मिनट बाद दोबारा सफर शुरू हो गया। इसी तरह हम इन छोटी बड़ी पहाड़ियों के दरमियान सुबह होने तक चलते रहे। जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो मंजर काफी बदल चुका था। पहाड़ी सिलसिला खत्म हो रहा था और मैदानी इलाका शुरू हो रहा था। जैक कहने लगा, थोड़ी दूर आगे एक गांव है, तुम लोग गांव के बाहर एक जगह छुप कर बैठोगे, मैं गांव से तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाऊंगा। हम थोड़ी दूर गए तो दूर दरख्तों के झुंड के पास गांव के कच्चे मकान दिखाई दिए। खेतों में 2-3 किसान हल चलाते भी दिखाई दिए। जैक ने हमें एक तरफ झाड़ियों की ओट में बैठने को कहा और खुद गांव की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वो हमारे लिए लस्सी का कटोरा और जवार की रोटियां और साग लेकर आ गया। हम सब ने साग रोटी खाई, लस्सी पी। जैक कहने लगा, यहाँ का एक ज़मींदार हमारा अपना आदमी है, वो सिख है और स्मगलर है। अब हम यहाँ 2 घंटे आराम करेंगे। झाड़ियों के दरमियान ज़मीन पर खुश्क घास उग रही थी। हम वहीं लेट गए। रात भर के थके हुए थे, सो गए। जिस वक्त मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थी, मैंने देखा कि जैक जाग रहा था और सिगरेट सुलगाए दूर एक तरफ देख रहा था। हमने 1.5-2 घंटे सोकर आराम किया और ताज़ा दम होकर आगे चल पड़े। ये इलाका इस किस्म का था कि कहीं ज़मीन ऊंची हो जाती थी और कहीं मैदान आ जाता था। पहाड़ियाँ हमारी दाहिनी जानिब पीछे रह गई थीं। मैं इस इलाके को अपने जहन में अच्छी तरह याद करता जा रहा था, क्योंकि
वापसी पर मुझे इसी इलाके से अपने मंसूबे और स्कीम के मुताबिक अकेला ही वापस आना था। इसी तरह चलते चलते उजाड़ इलाकों में से गुजरते शाम के साए फैलने लगे। यहाँ पहली बार हमें खेतों में कुछ फासले पर एक फौजी जीप जाती नजर आई। जैक ने मुझे कहा, हम इंडियन बॉर्डर के करीब पहुंच गए हैं, अब हमें एहतियात से काम लेना होगा। ये इंडियन बॉर्डर फोर्स की जीप थी। ये लोग हमारे देश के सिपाही हैं, मगर ये हमें पूछ-पूछ के लिए रोक सकते हैं। यहाँ से हमने रास्ता तब्दील कर दिया और छोटे छोटे टीलों की तरफ चलने लगे। इन टीलों में चलते चलते रात का अंधेरा हो गया। जैक ने एक जगह हम सबको रोक दिया और बोला, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर 2-4 फरलांग के फासले पर ही है। अब हम में से कोई सिगरेट नहीं पिएगा, माचिस नहीं जलाएगा, ये चीजें दूर से देखी जा सकती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पार्टियां रात के गश्त पर होती हैं। वो हमें लेकर टीलों के दरमियान दुश्वार गुजार रास्तों से गुजारता हुआ एक खुली जगह पर आ गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। थोड़ी देर बाद जर्द रंग का गैर मुकम्मल सा चांद मगरिब की तरफ ऊपर आ गया। उसकी फीकी रोशनी में मैंने एक जानिब दरख्तों का झुंड देखा। जैक हमें उसी झुंड की तरफ ले जा रहा था। जब ये झुंड हमारी बाईं जानिब रह गया तो सामने एक मकान की दीवार नजर आई। जैक ने आहिस्ता से कहा, यहाँ बैठ जाओ, मैं अकेला मकान में जाऊंगा। हम वहीं जमीन पर बैठ गए। जैक मकान की तरफ चला गया। फीकी चांदनी में वो मकान के पास जाकर जैसे गायब हो गया। यकीनन ये वही मकान था जहां नंदलाल हिंदू तकरीबकार लाहौर से आकर हमारा इंतजार कर रहा था और जिसने आगे अपनी रहनुमाई में हमें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा के लाहौर ले जाना था। कुछ देर बाद जैक मकान से निकलकर हमारी तरफ आता नजर आया। उसने बताया कि पाकिस्तान से हमारा आदमी यानी हिंदू तकरीबकार नंदलाल आ गया हुआ है, मेरे साथ आ जाओ। हम सब उसके पीछे मकान की तरफ चल पड़े। मेरे समेत हम कुल 6 आदमी थे। एक छोटी सी कोठरी में लालटेन जल रही थी। चारपाई पर एक आदमी बैठा था। वो हमें देखकर उठ खड़ा हुआ। जैक ने मेरा उससे खास तौर पर तारुफ कराया। ये नंदलाल ही था। जवान आदमी था। उसने निस्वारी रंग का शलवार कमीज का सूट पहना हुआ था। सर पर जना कैप थी। गोया इस हिंदू तकरीबकारों के लीडर ने अपना पूरा हुलिया पाकिस्तानी मुसलमानों वाला बनाया हुआ था। हम जमीन पर और जैक और नंदलाल चारपाई पर बैठ गए। जैक ने पूछा, सब ठीक है? सब ठीक है। हम रात के पिछले पैर बॉर्डर क्रॉस करेंगे। जैक बोला, ठीक है, असला कहाँ है? नंदलाल ने चारपाई के नीचे से एक थैला खींचा। उसमें 2 सटेन गनें थीं। जैक ने सटेन गन का मैगजीन चैम्बर चेक किया। मैगजीन लोड है, ख्याल रखना। जैक ने सटेन गन घुटनों पर रखते हुए कहा, मुझे मालूम है, मैं कोई अनाड़ी नहीं हूं। ये बताओ कि बॉर्डर पर कोई स्पेशल पेट्रोलिंग तो नहीं हो रही? मैंने सब चेक कर लिया है, मामला ठीक ठाक है, जैक बोला। सारे टारगेट लाहौर के हैं कि दूसरे शहर भी शामिल हैं? तकरीबकार नंदलाल ने कहा, एक टारगेट लाहौर का है। जैक ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, लाहौर का टारगेट मुरली प्रसाद का है। ये गवाल मंडी में बम का धमाका करेगा। बाकी कौन कौन से शहर हैं? नंदलाल कहने लगा, बाकी अभी सिर्फ 2 शहर हमारे टारगेट पर हैं, कराची और रावलपिंडी। इसके बाद हमारा प्रोग्राम पेशावर को निशाना बनाने का है। वेरी गुड, फिक्र न करो। तुम्हें जो आदमी दे रहा हूं सारे ट्रेंड हैं और खतरनाक दुश्मन हैं मुसलमानों के। ठीक है। जैक ने रुमाल खोलकर बाकी की बची हुई जवार की रोटियां निकालकर सामने रख दी। उन पर साग भी रखा हुआ था। नंदलाल ने जो मकान में पहले से बैठा था और जो वहां आता जाता रहता था, कोने में रखी हुई मिट्टी में से पानी का डोल भरकर दरमियान में रख दिया। मैं सोचने लगा कि मेरे पास जो धमाका खेज महलोल शीशी में बंद पड़ा है वो इन लोगों को किस तरह पिला सकूंगा। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ 6 गिलास भी नहीं है, सिर्फ एक डोल ही है।
और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अगर डोल में धमाका खेज महलोल डाल दूं तो ये सारे के सारे डोल में से पानी पिएं। अगर मैं महलोल के कतरे पानी के मटके में डाल देता हूं तब भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि ये हमारे तकरीबकार उसमें से एक ही वक्त में पानी निकाल कर पिएंगे। एक लम्हे के लिए मुझे अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया। उस वक्त मैंने यही फैसला किया कि जो लोडेड स्टेन गन मुझे दी गई है मैं उससे काम लूँगा। अगर ये रात को सो गए तो उनकी गर्दनें तोड़ने की कोशिश करूँगा। बहरहाल मामला थोड़ा मुश्किल और ख़तरे वाला हो गया था। रोटियां खाने के बाद नंदलाल ने चारपाई की दूसरी तरफ नीचे हाथ डालकर ताम चीनी की एक चैनक और छोटी छोटी 4-5 प्यालियां निकालते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए बाहर चूल्हे पर चाय बनाता हूँ। मेरे दिल में उम्मीद की शमा एक बार फिर रोशन हो गई। ये चाय की चैनक मेरे मिशन की तकमील कर सकती थी। मैं अपनी बरखुरदारी के सबूत के लिए फौरन उठ खड़ा हुआ। पापा जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। जैक ने कहा, ठीक है नंदलाल, मूली प्रसाद चाय बनाने में तो तुम्हारी मदद करेगा। नंदलाल ने बहुत कहा कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं उससे पहले कोठरी से बाहर निकल गया। बाहर छोटे से कच्चे सैन में एक दरख्त के नीचे ईंटों का चूल्हा बना हुआ था, साथ ही हैंड पंप भी लगा था। नंदलाल ने चूल्हे में पहले से खुश्क लकड़ियां और घास डाल रखी थी। उसने आग जला दी। मैंने पंप में से पानी निकालकर चैनक को साफ किया और उसमें आधे से ज़्यादा पानी डालकर ले आया। पापा जी, दूध कहाँ है? नंदलाल बोला, दूध नहीं है। दूध के बगैर चाय पिएंगे, इस तरह रात को नींद भी नहीं आएगी। हमें सुबह मुंह अंधेरे बॉर्डर क्रॉस करना है। उसने चैनक चूल्हे के ऊपर रख दी, फिर जेब से चाय की पुड़िया निकालकर उसमें चाय डाल दी। इस दौरान मैंने प्यालियां धो डाली थी और उन्हें एक चंगेर में रख दिया था। मैं सोच में पड़ गया था क्योंकि प्यालियां 5 थीं। वैसे तो मुझे 5 प्यालियों की ही ज़रूरत थी, लेकिन ये सोच रहा था कि अगर जैक ने चाय की अपनी प्याली मेरी तरफ बढ़ाते हुए मुरव्वत में कह दिया कि मुरली प्रसाद, पहले तुम चाय पियो, मैं बाद में पी लूँगा, तो मैं किस तरह इनकार कर सकूँगा। लेकिन अब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं था। कमांडो एक्शन का वक्त आ गया था। टारगेट मेरे सामने था, अब मुझे अटैक करना था। ये अटैक का वक्त था। धमाका खेज महलोल की शीशी मेरी जेब में थी। मैं चाहता था किसी तरह नंदलाल वहां से इधर उधर हो और मैं चैनक में महलोल के चंद कतरे डाल दूं, मगर वो वहीं चूल्हे के पास ईंट पर बैठा था। जब चाय उबलने लगी तो मुझे मौका मिल गया। मैंने जल्दी से रुमाल निकालकर कहा, पापा जी, आप अंदर चलें, मैं प्यालियों में चाय डालकर लाता हूँ। नंदलाल उस वक्त अपनी जेबों में हाथ डालकर गर्म चैनक को पकड़ने के लिए किसी रुमाल की तलाश में था, जो उसे नहीं मिल रहा था। मेरे हाथ में रुमाल देखकर वो उठा और बोला, ठीक है, और वो कोठरी में चला गया। चूल्हा कोठरी की ओट में था और कोठरी में बैठे हुए आदमियों को चूल्हा नजर नहीं आ सकता था। मैंने एक सेकंड भी जाया न किया। जेब से महलोल की शीशी निकाल ली, उसका ढक्कन खोला और चाय की चैनक में उसके 10-12 कतरे गिरा दिए। शीशी दोबारा बंद करके जेब में रख ली और प्यालियों में चाय डालने लगा। गुल खान ने ये जो धमाका खेज महलोल तैयार किया था, उसकी खासियत ये थी कि वो इंसानी मैदे में जाकर मैदे से पैदा होने वाले तेजाबी मादे के साथ मिलकर ही फटता था। मैदे में जाने के बाद भी वो एक दम से नहीं फटता था, बल्कि मैदे की तेजाबी मादे से मिलकर 10 मिनट के अमल के बाद फटता था। वैसे उसे खोलते हुए पानी में भी डाल दिया जाए तो कुछ नहीं होता था। उसका केमियावी अमल सिर्फ इंसानी मैदे के तेजाबी मादे के साथ हल होने के बाद पूरा होता था। मैंने 5 प्यालियां चाय से भर दी, चैनक वहीं चूल्हे के पास रहने दी और प्यालियों को छंगे उठाकर कोठरी में आ गया। कोठरी में 5 तकरीबकार बैठे बातें कर रहे थे। नंदलाल इन लोगों को कुछ समझा रहा था। जब मैं अंदर आया तो वो कह रहा था, मैं मुरली प्रसाद को पहले गवाल मंडी लेकर खुद जाऊंगा। हमें कोई ऐसी दुकान तलाश करनी होगी जहां रंग रोगन का सामान फरोख्त होता हो। इस तरह बम फटने के बाद तबाही ज़्यादा फैलेगी। मैंने चंगेर चारपाई पर रख दी। ये लम्हा मेरे लिए सबसे ज़्यादा ही जानखेज लम्हा था। 5 प्यालियों में इन लोगों की मौत मौजूद थी। अब देखना यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कोई प्याली में से चाय पहले पिए, कोई बाद में पिए और कोई बिल्कुल ही ना पिए। फिर ये मरला भी आने वाला था जब जैक ने रवादारी से काम लेते हुए मुझे पहले चाय पीने की दावत देनी थी।
میں اس کے آگے زیادہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ بڑے عیار لوگ تھے، زیادہ انکار کرنے سے انہیں شک پڑ سکتا تھا کہ آخر میں چائے نہ پینے پر اتنا اصرار کیوں کر رہا ہوں۔ سٹین گن میرے کاندھے سے لٹک رہی تھی، چائے کا میرا مشن فیل ہو جانے کی صورت میں مجھے سٹین گن سے اندھا دھند فائرنگ ہی کرنی تھی۔ جوابی فائرنگ میں میرے ہلاک ہو جانے کا امکان باقاعدہ موجود تھا۔ میں نے چھنگیر میں سے پیالیاں اٹھا کر انہیں دینی شروع کر دی۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے جیک کی طرف پیالی بڑھائی تو اس نے کہا، مرلی پرساد، تم پہلے پیو گے، میں بعد میں پی لوں گا۔ میں نے 2-3 بار انکار کیا، لیکن جب جیک کا اصرار بڑھا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، باپا جی جیسے آپ کی مرضی، میں ہی پہلے پی لیتا ہوں۔ میں پیالی اونٹوں کے پاس لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس دوران وہ سارے آدمی مزے سے چائے پی رہے تھے۔ میں نے پیالی ہونٹوں کے پاس لے جا کر جلدی سے نیچے رکھ دی اور کہا، بڑی گرم چائے ہے، میں چائے کو ذرا ٹھنڈی کر کے پیتا ہوں۔ جیک میری طرف دیکھ کر مسکرایا، ٹھیک ہے، لاؤ میں ٹھنڈی کر دیتا ہوں۔ اس نے میری پیالی ہاتھ میں لے کر اس میں 3-4 پھونکے ماریں اور پیالی مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، اب پی جاؤ، ٹھنڈی ہو گئی ہے، جلدی پیالی خالی کرو، مجھے بھی پینی ہے۔ میرے پاس صرف 10 منٹ تھے۔ چاروں تقریب کار جیک کے سوائے چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پر رہے تھے۔ ان کی موت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے پیالی دوبارہ اٹھا لی۔ مجھے کسی حالت میں یہ چائے نہیں پینی تھی۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے 1 سیکنڈ میں ہی سوچ لیا تھا۔ جیک اس وقت تقریب کار نند لال سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نند لال چائے کی آدھی پیالی خالی کر چکا تھا۔ ان چاروں کے معدے میں چائے کے ساتھ دھماکہ خیز مواد پہنچ چکا تھا اور اس نے معدے کے تیزابی مادے سے مل کر اپنا کیمیاوی عمل شروع کر دیا تھا۔ میں نے ایک دم ہاتھ کے اشارے سے جیک اور نند لال کو اس انداز میں خاموش رہنے کو کہا جیسے مجھے باہر سے کوئی آواز سنائی دی ہو۔ جیک نے میری طرف دیکھ کر آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے چائے کی پیالی زمین پر رکھتے ہوئے کہا، باہر کوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں سٹین گن ہاتھوں میں تھام کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے آپ کو موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ سین میں آتے ہی میں دوڑ کر درختوں میں چلا گیا۔ یہاں چاندنی نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ میں کوٹھری سے کوئی 100 فٹ دور ایک درخت کے نیچے اس طرح بیٹھ گیا کہ میری سٹین گن کا رخ کوٹھری کے دروازے کی طرف تھا۔ میں جانتا تھا کہ جیک اور نند لال بھی اسلحہ لے کر ضرور باہر نکلیں گے۔ مجھے نند لال کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو دھماکے سے پھٹنے والا تھا۔ مجھے جیک یعنی اپنے پارٹی لیڈر کی فکر تھی۔ اس نے دھماکہ خیز چائے نہیں پی تھی اور اس کے پاس سٹین گن بھی تھی۔ میں سانس روکے سٹین گن کا رخ کوٹھری کی طرف کیے ان تقریب کاروں کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر راز کا ایک انجام ہوتا ہے، مگر ہر انجام ایک نئے راز کی شروعات بھی بن جاتا ہے۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کہانی گھر 2021 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، ہر راز کی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی صرف کہانی گھر 2021 پر زندہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی سنسنی خیز قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔